नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 में A+ ग्रेड लेके आनी है। निसंदेह आप ये A+ ग्रेड प्राप्त करेंगे अगर मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देख के अपने अपने नोट्स बनाएंगे और कोई समस्या आने पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सूचित करेंगे। मैं जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं उनके ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनका नाम उसमें जोड़ देता हूँ। इसके अलावा मैंने प्रत्येक टीचमेंट क्लास के अंदर 3 ऐप उस ऐप के अंदर 3 PDF डाली हुई है। एक तो BTR एग्जाम पेपर्स की, फिर मेरे बुक की जो PDF है चैप्टर वाइज हैंड रिटन बुक जो है ना, पांडुलिपि बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट चैप्टर वाइज। उसके बाद बुक के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की PDF, और मैं आपको हर वीडियो में उनका रेफरेंस देता हूँ। हर वीडियो के अंत में, इस वीडियो के अंत में भी दूंगा, ताकि आपको उन पेजेस के माध्यम से PDF देखकर सॉल्यूशन करना पड़े करें और आप नोट्स बना। देखिए, मेन जो चीज होती है ना, वो नोट्स बनाने की है। स्टूडेंट अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तो अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकते, हम चाहे कितने पढ़ाते हैं। तो आशा करता हूँ आप मेरे निर्देशानुसार कार्य करेंगे और A+ ग्रेड हासिल करेंगे। यही मेरा लक्ष्य है आप लोगों के लिए। अब देखिएगा, ये यूनिट 2 जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस पे वीडियो नंबर 12 है और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं लेटरल स्ट्रेन, जिसे कहते हैं हिंदी में पार्श्विक विकृति। देखिए, लेटरल स्ट्रेन के साथ में एक शब्द और जुड़ा है, लीनियर स्ट्रेन, रेखीय विकृति। जब रेखीय विकृति को समझेंगे तो पार्श्विक विकृति को समझ आने में आसानी होगी आपके लिए। तो मोटे तौर पर क्या होती है लेटरल और क्या होती है लीनियर, उसकी हम बात पहले करेंगे। क्वेश्चन आता कई बार कि रेखीय विकृति और पार्श्विक विकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। मैं वो बता देता हूँ आपको, नोट कीजिए। रेखीय विकृति, पहले रेखीय विकृति। मैं बहुत अच्छे से नोट्स बना रहा हूँ अपने हाथ से लिख लिख के, और बहुत लाइव की तरह एक तरह से आपको मतलब पहले से नोट्स बना के नहीं समझा रहा हूँ, लाइव समझा रहा हूँ, एक एक चीज आपके सामने लिख रहा हूँ। फिर आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा इस चैप्टर का, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो का से रिलेटेड, वो आपको देखने होंगे। फिर इस वीडियो को देखकर और उन क्वेश्चन बैंक को देखकर अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे, तब जाके आपकी ये चैप्टर या जो पर्टिकुलर एक एक वीडियो देखेंगे ना, तो एक एक वीडियो फिर आपका क्लियर होगा। रेखीय विकृति, लीनियर स्ट्रेन। इसकी परिभाषा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। पहले इंग्लिश में, व्हेन हम कह सकते हैं कि बल की दिशा में जो विकृति नापी जाती है, बल की दिशा में, उसको कहते हैं रेखीय विकृति। व्हेन स्ट्रेन इज मेजर्ड when strain is measured in the direction of force, in the direction of force, it is called as linear strain. Linear strain. When strain is measured in the direction of force, it is called as linear strain. हिंदी में बोलूं तो क्या लिखूंगा इसके अंदर, यदि बल की दिशा में, बल की दिशा में विकृति को नापा जाए,
विकृति को मापा जाए तो उसे रेखीय विकृति कहते हैं। ये आप अच्छे से समझ लीजिए पहले कि रेखीय विकृति कहते किसे हैं। अब यहाँ हम साथ ही साथ में समझते हैं पार्श्व विकृति के बारे में, तब जाके इनका आपस का संबंध पता पड़ेगा। तो रेखीय विकृति को कभी भी कहा जाए कि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे द स्ट्रेन विच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेन। इसकी नेचर क्या होती है, इसकी जो प्रकृति क्या होती है, ये तो या तो होती है टेंशन, टेंसर, या होती है कंप्रेसिव, यानी कि तनाव या संपीड़न, या तो तनाव विकृति या संपीड़न विकृति। कौन सी? रेखीय। अगर तनाव लग रहा है तो रेखीय विकृति तनाव विकृति कहलाएगी, संपीड़न पर लग रहा है तो रेखीय विकृति संपीड़न विकृति कहलाएगी। अब है पार्श्विक विकृति। पार्श्विक विकृति, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। देखिए, आपने बल की दिशा में विकृति नापी, वो तो है रेखीय, और उसकी लंब दिशा में यानी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जो विकृति होती है वो पार्श्विक विकृति कहलाती है। इट इज द स्ट्रेन, it is the strain which is measured in the direction which is perpendicular to the direction of force. It is यानी कि पार्श्व विकृति, it is the strain which is measured in the direction which is perpendicular to the direction of force. अगर हिंदी में लिखूं तो क्या कहूंगा, बल की दिशा के बल की दिशा की लंब दिशा में, बल की दिशा की लंब दिशा में मापी गई विकृति पार्श्विक विकृति कहलाती है। अभी मैं अगले कुछ पेजेज में स्पष्ट करूंगा आपको अच्छे से कि बल की लंब दिशा क्या होती है, बल की दिशा क्या होती है, इसकी नेचर किसकी, पार्श्विक की। ध्यान दीजिएगा, पार्श्विक विकृति की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वो लीनियर की ऑपोजिट होती है। देखिए, अगर लीनियर की टेंसाइल या कंप्रेसिव है तो पार्शियल की कंप्रेसिव या टेंसाइल होगी, कंप्रेसिव या टेंसाइल। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रेखीय विकृति टेंशन की है तो पार्श्विक कंप्रेशन की होगी, अगर रेखीय विकृति कंप्रेसिव है तो पार्श्विक टेंसाइल होगी। मैं हर बात को स्पष्ट करने वाला हूं अगले पेजेस के अंदर। ये तो केवल वो बात लिखी है मैंने जो परिभाषा के हिसाब से, रेखीय विकृति कहते कैसे हैं और पार्श्व विकृति किसे कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब कभी कोई
बेलनाकार छड़ होती है तो उसमें तो अक्षीय बल ही लगता है, उसमें तो बल अक्षीय लगता है, यानी कि एक्सियल। ये आपको मैंने बताया है। इस रॉड की लंबाई जो है वो एल है। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं, इसका साइड व्यू, तो ये सर्कुलर है, यानी कि बेलनाकार है, और इसका जो डायमीटर है वो डी है। डायमीटर इसका डी है, लंबाई इसकी एल है। और हमने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया। जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? लंबाई तो बढ़ेगी। अगर लंबाई बढ़ती है तो नेचुरली इसका डायमीटर थोड़ा कम होगा, चाहे कम ही कम हो, लेकिन कम होगा। जब लंबाई बढ़ती है तो डायमीटर घटता है, अगर एक दिशा में बल लग रहा है तो तनाव। तो अगर हम कहें कि एल प्लस डेल्टा एल ये अंतिम लंबाई है, यानी कि फाइनल लेंथ है। पहले तो एल थी, जब हमने टेंसर फोर्स लगाया तो डेल्टा एल बढ़ गई, तो ये अंतिम लंबाई हो गई। तो डी माइनस डेल्टा डी अंतिम व्यास होगा, फाइनल डायमीटर होगा। क्योंकि लंबाई में तो वृद्धि हो रही है, देर इज इंक्रीज इन लेंथ, बट देर इज डिक्रीज इन डायमीटर। क्योंकि कोई चीज कोई फोर्स इसको लंबा करेगा तो डायमीटर कम होगा। तो देखिए मैंने एल में डेल्टा एल जोड़ा है क्योंकि लंबाई बढ़ रही है, लेकिन डी में से डेल्टा डी घटा है क्योंकि डेल्टा डी लंबाई में डेल्टा डी व्यास में कमी है, डायमीटर में डिक्रीज है। अब जो डेल्टा एल अपॉन एल होगा वो तो होगी रेखीय विकृति। क्या होगी? रेखीय विकृति। रेखीय विकृति को नॉर्मली हम स्मॉल ई कहते हैं। और डेल्टा डी में डी का भाग लगाएंगे तो ये जो होगी इसे कहेंगे पार्श्विक विकृति। डी में व्यास में विकृति को कहेंगे पार्श्विक विकृति, और एल या लंबाई में विकृति बोलेंगे रेखीय विकृति। अब यहाँ जब लंबाई बढ़ रही है तो रेखीय विकृति जो होगी वो टी का मतलब टेंसाइल होगी, और पार्श्विक विकृति जो होगी सी यानी कि कंप्रेसिव होगी। अच्छा, अगर मैं वही डायमीटर की रॉड लूं, वही उसका साइड भी देखूंगा तो सर्कल ही है, डायमीटर उसका डी ही है, लंबाई इसकी एल ही है, लेकिन इस बार मैं अक्षीय संपीड़न पर लगाता हूँ, यानी मैं इसको दबा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया है, मैंने इस रॉड को दबाया है। अगर मैं रॉड को दबाऊंगा तो क्या होगा? इस बार लंबाई में कमी होगी, और जब लंबाई में कमी होगी तो डायमीटर बढ़ेगा। तो एल माइनस डेल्टा एल ये होगी फाइनल लेंथ, और डी प्लस डेल्टा डी होगा फाइनल डायमीटर। अब इस केस में जो डेल्टा एल अपॉन एन होगा ये होगी रेखीय विकृति, यानी कि लीनियर स्ट्रेन, इसे हम ई कहते हैं। और डेल्टा डी अपॉन डी जो होगी वो होगी पार्श्विक विकृति, यानी कि लेटरल स्ट्रेन। अब यहाँ हमने बल लगाया, फोर्स लगाया कंप्रेसिव, तो लीनियर स्ट्रेन जो होगी वो कंप्रेसिव होगी, और लेटरल जो होगी वो टेंसर होगी, क्योंकि डायमीटर तो इसका बढ़ेगा। जब इसकी लेंथ घटेगी तो डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा यानी कि लेटरल स्ट्रेन टेंसाइल। मेरे ख्याल से आपको ये छोटा सा एग्जांपल जो मैंने दिया है एक बेलनाकार छड़ के लिए, सिलेंड्रिकल रॉड के लिए, उसके माध्यम से आपको
रेखीय विकृति और पार्श्व विकृति के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं। अब लेता हूं मैं एक ऐसी छड़ जो क्यूबोइडिकल है, यानी कि आयताकार है या घनाभागार है। जैसे देखिएगा, ये इस बार अब देख रहे हैं, ये मैंने एक छड़ बनाई है जिसमें देखिए ये तो है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी मोटाई। ठीक, मान लीजिए आपने ये इसकी जो लंबाई है ना, लेंथ, इसके पैरेलल फोर्स लगाया, लंबाई की पैरेलल, और कंप्रेसर लगाया, दबाया इसको, आपने इसको दबाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो दिखती बात है जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो लंबाई तो क्या होगी, कम होगी, एल माइनस डेल्टा एल। चौड़ाई बढ़ेगी, बी प्लस डेल्टा बी। मोटाई बढ़ेगी, टी प्लस डेल्टा टी। यानी एक नाप घटेगा तो बाकी दूसरे दोनों बढ़ेंगे, और इसका उल्टा, अगर एक नाप बढ़ेगा तो बाकी दूसरे दोनों घटेंगे। अब जो डेल्टा एल अपॉन एल है, डेल्टा बी अपॉन बी है, और डेल्टा टी अपॉन टी है, ये दोनों ही कहलाएंगी पार्श्विक विकृति, यानी कि लेटरल स्ट्रेन। कौन कौन, डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा टी अपॉन टी। पर ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है, ये कहलाएगी रेखीय विकृति, लीनियर स्ट्रेन, जिसे हम ई कहते हैं। कैसा फोर्स था ये रेखीय, कंप्रेसिव, तो ये स्ट्रेन होगी कंप्रेसिव, और ये दोनों होगी टेंसाइल। दोनों ध्यान रखना, दोनों पार्श्विक है विड्थ में और थिकनेस में, लेकिन दोनों ही कंप्रेसिव, दोनों ही टेंसाइल होगी, क्योंकि ये कंप्रेसिव है। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए कि ये है, इस बार क्या किया मैंने, ये जो टॉप सरफेस है, ये इसका सेंटर है, इस पे मैंने टेंसर फोर्स लगा दिया, ऐसे टेंसर फोर्स, तनाव बल। और इसके नीचे ये जो बॉटम दिख रहा है आपको इस रॉड का, इसका सेंटर इसके ठीक सीध में नीचे होगा, और यहाँ पर भी ये आपके टेंसर फोर्स है बी। और वही पहले की तरह, ये तो है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, और ये है इसकी मोटाई। इस बार जो फोर्स लगा है, ये आप देख रहे हो मेरे पेन की दिशा जो दिख रही है ना, फोर्स ये वाला, ये किसके पैरेलल है, मोटाई के। ये मोटाई के पैरेलल है, इसके थिकनेस के पैरेलल है। तो जिसके पैरेलल फोर्स है ना, उसमें रेखीय विकृति होगी। अब ये है टेंशन, ये फोर्स है टेंसाइल, ये मोटाई को बढ़ा रहा है, क्योंकि इस थिकनेस के समानांतर है बल, थिकनेस के पैरेलल है और टेंशन है। तो डेल्टा टी होगी मोटाई में वृद्धि, यानी कि टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, यानी इसकी थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी। और एक चीज जब बढ़ती है तो बाकी दोनों घटती है, यानी कि एल माइनस डेल्टा एल होगा और बी माइनस डेल्टा बी होगा। ध्यान रखना, इस बार ये दोनों पार्श्विक है,
इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इस बार एल माइनस डेल्टा एल और बी माइनस डेल्टा, ये पार्श्विक विकृति जो है वो होगी कौन कौन सी, डेल्टा एल अपॉन एल एंड डेल्टा बी अपॉन बी, ये पार्श्विक विकृतियां होंगी। लेकिन डेल्टा टी अपॉन टी, मोटाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मोटाई, ये होगी आपके लीनियर स्ट्रेन, रेखीय विकृति। और इसको ई कहेंगे हम। रेखीय विकृति को ध्यान रखना हमेशा, ये जो बातें आपको मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये संभवतः किसी बुक में नहीं मिलेगी सिवाय मेरी बुक के। आप ये चीजें कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जो लीनियर स्ट्रेन है जिसे हम स्मॉल ई कहते हैं, उस पर कौन सी स्ट्रेन है, डेल्टा टी अपॉन टी, क्योंकि मोटाई के समांतर पर लग रहा है। ये डेल्टा टी अपॉन टी है। राइटिंग बिगड़ गई, मैं वापस मिटा के इसको व्हाइटनर लगा के मिटा देता हूँ, फिर बाद में लिख देंगे। डेल्टा टी अपॉन टी है ये मोटाई में परिवर्तन बटा आरंभिक मोटाई, यानी कि चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लेटरल स्ट्रेन क्या होती है और लीनियर स्ट्रेन क्या होती है। और अगर लेटरल स्ट्रेन, अगर लीनियर स्ट्रेन लेंथ में है तो लेटरल होगी विड्थ में और थिकनेस में। सारी बातें मैंने क्लियर कर दी आपके। तो ये जो आपके होगा डेल्टा टी अपॉन टी, ये होगी लीनियर स्ट्रेन। तो ये मेरे वीडियो के अंदर ये पहला जो बिंदु था उसको मैंने पूरे मन से समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि कभी भी कैसा क्वेश्चन आ जाए कि रेखीय विकृति और पार्श्व विकृति को अच्छे से समझाइए, चित्र बनाते हुए, या बहुत आपको मैंने हर प्रकार से समझा दिया है। अब जितने नंबर का प्रश्न होगा उसके हिसाब से आपको टैकल करना है। अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं आगे रिलेशन बिटवीन linear strain and lateral strain. Relation between linear strain and lateral strain, यानी कि रेखीय विकृति और पार्श्विक विकृति में संबंध क्या होता है। अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी कि अगर हम किसी रॉड पे फोर्स को बढ़ाए चले जाएं लंबाई की दिशा में, टेंसाइल फोर्स, यानी जितनी ज्यादा उसकी लंबाई बढ़ेगी उतना ही डायमीटर उसका कम होगा। लंबाई कम बढ़ेगी, डायमीटर कम कम होगा। लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, डायमीटर ज्यादा कम होगा। कम तो होगा। यानी अगर लंबाई में विकृति ज्यादा हो रही है, इफ देयर इज a very much strain in length, then there is very much strain in diameter also. लेकिन नेचर अलग होगी। अगर लेंथ की डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेन बढ़ रही है तो डायमीटर की डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेन भी बढ़ेगी। स्ट्रेन कम नहीं होती है, बढ़ती है। यानी रेखीय विकृति लीनियर स्ट्रेन अगर बढ़ती है तो लेटरल भी बढ़ती है, और लीनियर घटती है तो लेटरल भी घटती है। लेकिन बड़ा अंतर क्या है कि इनकी जो नेचर है वो डिफरेंट होती है। अगर लीनियर टेंसाइल है तो लेटरल कंप्रेसिव, और लीनियर कंप्रेसिव है तो लेटरल टेंसाइल। हम कह सकते हैं कि समानुपात में, इन प्रोपोर्शन, हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन यानी कि पार्श्विक विकृति जो होती है वो समानुपाती होती है लीनियर स्ट्रेन के, यानी कि रेखीय विकृति के। ऑफ कोर्स एक बात ध्यान रखना है, ये सब कुछ प्रत्यास्थता की सीमा में हो रहा है, हम इसको कभी नहीं बोलेंगे।
प्रत्यास्थता की सीमा में। हम इलास्टिक लिमिट में काम कर रहे हैं, हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। प्रत्यास्थता की सीमा में सब काम हो रहा है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में बात चल रही है, तो लेटरल स्ट्रेन जो होती है वो लीनियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब लेटरल स्ट्रेन, यानी अगर हम ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं, इजिकल टू करें, एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं 1/m। कई बार इसको म्यू भी कह देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये 1/m में काम आता है। दोनों नहीं लिखेंगे, एक ये या तो ये लिखेंगे, और इनटू लीनियर स्ट्रेन, यानी कि लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/m इनटू लीनियर स्ट्रेन। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो 1/m है, या जिसको हम कभी कभी म्यू भी कह देते हैं, ये होगा लेटरल अपॉन लीनियर, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, यानी कि पार्श्विक विकृति बटा रेखीय विकृति, इसको कहते हैं 1/m। और ये जो 1/m है, ये कहलाता है पोआसो अनुपात, पोआसो अनुपात, पॉइजन्स रेशियो, POISSON, पॉइजन्स रेशियो। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पार्श्व अनुपात क्या होता है, समझाइए। तो आप लिखेंगे पॉइजन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। पार्श्विक विकृति और रेखीय विकृति के अनुपात को पॉइजन रेशियो कहते हैं। ये रिलेशन बहुत काम का है। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये माइनस मिल जाएगा, जैसे लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू -1/m इनटू लीनियर, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो माइनस केवल ये शो करता है कि नेचर अलग है। हम बात कर रहे हैं अभी मैग्नीट्यूड की, नेचर की बात। नेचर में लिख दी ना आपको, नेचर तो मैंने आपको समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले इतने पन्नों पर। ये कंप्रेसिव टेंशन होगी, वो समझा चुका हूँ। लेकिन किताबों में अगर माइनस लिखा मिल जाए, इसका मतलब वो नेचर से है। मैं नेचर की बात नहीं कर, नेचर की बात कर चुका हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की। तो पार्श्विक विकृति निकालने के लिए आपको लीनियर स्ट्रेन जो है, रेखीय विकृति, उसको 1/m से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखना, 1/m कहते हैं इसको, या म्यू कहते हैं। मैं आगे से 1/m ही काम में लूंगा। अब 1/m की जो वैल्यू होती है, 1/m को नॉर्मली 0.25 से 0.34 तक होती है, 0.25 to 0.34। ये नॉर्मली स्टील की बात चल रही है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होती है, कॉन्स्टेंट है ये। और अगर मैं एम की बात करूं, एम की, तो आप कह सकते हैं कि 1/4 से लेकर 1/3 तक। सॉरी, एम की बात करूं तो बोलूंगा 3 से लेकर 4 तक। कई बार आपको एम की वैल्यू दी होती है 3, 3.2, 3.3, तो 3 to 4 एम होता है। और 1/m क्या हो जाएगा, अगर 1/3 करेंगे तो 0.3333 आएगा ना, उसको 0.34 कई बार लिख देते हैं। और 1/4 करेंगे तो 0.25 आएगा। स्टील के लिए होता है नॉर्मली। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, एमसीक्यू में, कि पॉइजन रेशियो सामान्यतया होता है, तो जो ये लिमिट देंगे ना 0.25 to 0.34, वही आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अब तक जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में डेफिनेटली आया होगा, कि भाई लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, यानी कि पार्श्व अनुपात। अब मैं आपको इस वीडियो में जो समझाना चाहता हूँ, पेज नंबर 60 हो गया था ना, पेज नंबर होगा 61। वीडियो 12 चल रहा है, पेज नंबर होगा ये 61, चैप्टर चल रहा है हमारा 2, तो ये हो जाएगा पेज नंबर 62। वीडियो नंबर चल रहा है हमारा 12, चैप्टर चल रहा है 2। अब देखिए, जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें, वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे हमेशा सवाल आते हैं, और 8 नंबर के सवाल आने की पूरी संभावना होती है। रिलेशन बिटवीन ई एन के,
हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं, हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ चुके हैं, हम बल्क मॉडुलस पढ़ चुके हैं, हम अभी अभी पॉइजन रेशियो 1/m भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम ई एन और के के बीच का जो संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो रूल है वो तो ई और एन के बीच का है, ई और एन का रिलेशन। तो आप याद रखें ई इज इक्वल टू 2n गुणा 1 + 1/m होता है, ये रिलेशन है। ई इज इक्वल टू 2 × n × 1 + 1/m। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं प्रूव करता इसका। इसका प्रूफ आपके पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर है। दूसरा रिलेशन ई और के का है, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। ये होता है फॉर्मूला ई इज इक्वल टू 3k × 1 - 2/m। याद रखिएगा, ई इज इक्वल टू 3k × 1 - 2/m। ये ई और के के बीच का संबंध है, ये भी आपके प्रूफ कोर्स में नहीं है, आपको याद रखना। अब जो तीसरा है रिलेशन वो है इनका आपस में, तो वो हो जाएगा ई इज इक्वल टू 9nk अपॉन n + 3k, 9nk अपॉन n + 3k। तो ये तीनों का आपस का संबंध है। इसमें फिर ध्यान रखना 1/m नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कई बार एग्जाम में कि ई एन और के बीच के संबंध को समझाइए। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, और इसको प्रूव करने में इन दोनों का मैं हेल्प लूंगा केवल, और कुछ नहीं। अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो मैं इस तीसरे को अप्रूव कर रहा हूं। आई एम प्रूविंग द थर्ड। देखिए, आप कोई प्रूव करना इज इक्वल टू 9nk अपॉन n + 3k। आप देख रहे होंगे इसमें कहीं m नहीं आ रहा है, m इज नॉट विजिबल हियर। इसका मतलब हमें m को एलिमिनेट करना है। कैसे करें? ये जो नंबर 1 है ना रिलेशन, इससे अपन 1/m निकालेंगे और उस 1/m की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो m गायब हो जाएगा। तो देखिएगा, फ्रॉम 1 e अपॉन 2n, ये 2n इधर आ गया ना, इज इक्वल टू 1 + 1/m। इट इम्प्लाइज 1/m इज इक्वल टू e अपॉन 2n - 1। एकदम क्लियर हो गया? ये 1/m की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है 1/m की, ये हम इस नंबर 2 फॉर्मूले में रख देंगे। पुट दिस वैल्यू इन 2। तो देखिएगा e इज इक्वल टू 3k × 1 - ये 2/m है ना, तो इसको 2 × 1/m कह सकता हूं। इट इम्प्लाइज इज इक्वल टू 3k × 1 - 2 × और 1/m की जगह लिख दूंगा e अपॉन 2n - 1 ब्रैकेट में, e अपॉन 2n - 1। ये मैंने नंबर 1 से जो निकाला 1/m, e अपॉन 2n - 1, इसको इसमें लिख दिया। और अब इसमें से देखेंगे m गायब हो गया। अब इसको सॉल्व करते करते अपन इसको प्राप्त कर लेंगे। तो देखिएगा e इज इक्वल टू 3k 1 - मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, जब ब्रैकेट खोलूंगा ना, तो e इंटू 2 × e अपॉन 2n से जब देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो e अपॉन n आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 एकम 2। इट इम्प्लाइज e इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 3k। अब ये 2 और 1 3 हो गए, 2 + 1 3, 3 - e अपॉन 3 - e अपॉन n। हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है e इज इक्वल टू 9nk अपॉन n + 3k। एक्चुअली हमको e की वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट में लाएंगे।
तो देखिए ई इज इक्वल, अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 3 3 9, 9 के माइनस इसको से गुणा करेंगे ना, तो 3 ई के अपॉन एन, 3 ई के अपॉन एन। हमको ई निकालना है, तो ये ई की क्वांटिटी इधर लेके आएंगे, तो ई ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, ई के अपॉन एन, और इंटू 3 तो क्या है ये बराबर 9 के। इट इम्प्लाइज, अब देखिए मैं ई कॉमन ले रहा हूँ, ये जो लेफ्ट है ना इसमें से ई कॉमन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ई कॉमन, ई कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 3 के अपॉन एन इज इक्वल टू 9 के ई। अब 1 को आप 1 अपॉन 1 कह सकते हैं, एन और 1 का एलसीएम एन होगा, एन को 1 से भाग देंगे, एन इंटू 1 तो एन, एन को एन से भाग देंगे तो 1 इंटू 3 के तो 3 के इज इक्वल टू 9 के। अब देखिए प्रूव हो गया, हमको ये निकालना है, ये सब उधर ले जाएंगे, तो देखो एन का गुणा हो जाएगा 9 से, तो ये 9 एन के वर्ग नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया 9 एन के अपॉन एन प्लस 3 के। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में कि ई एन और के संबंध को समझाइए, तो मैं चाहूंगा कि आप ये ना केवल लिखें बल्कि इसको प्रूव भी करें। इसको प्रूव करने के लिए आप इन दो का उल्लेख करें कि हम इसकी सहायता से प्राप्त करें, इनको प्रूव नहीं करना है, ये हमने कर दिया। अब आपको एक मेरे इंस्ट्रक्शन है, कई बार क्या होता है कि आपको ई दे दिया और एन दे दिया और पूछ लिया 1/m फाइंड करो, तब तो आपको सिंपल आपको फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है, ये वाला ई दे दिया एन दे दिया 1/m निकल जाएगा, ठीक है ना, कोई सिंपल कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आपको ई दे देते हैं और के दे देते हैं और पूछा 1/m निकालो, ये 2 से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ई पता है के पता है, इससे आप 2/m निकालेंगे और फिर 2/m निकलेगा तो 1/m भी निकल जाएगा। अब क्या है, सवाल ऐसे आते हैं कि आपको ई दे दिया और एन दे दिया और पूछ लिया के क्या होगा, या आपको ई दे दिया के दे दिया पूछ लिया कि एन क्या होगा, या आपको एन दे दिया के दे दिया और कह दिया कि ई क्या होगा, ये इस प्रकार से आपके आ सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल ही है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला तीसरा अप्लाई कर सकते हैं, ये तीसरा नहीं वाला, ये अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दो केसेस में, इसमें और इसमें, मैं आपको ये राय दूंगा, जब आपको ई और एन दे रखे हैं और के निकालना है, तो पहले फॉर्मूला नंबर 1 से 1/m निकाल लो और फिर फॉर्मूला नंबर 2 से के निकाल दो, ज्यादा आसान होगा। और ये है तो फॉर्मूला नंबर 2 से पहले 1/m निकाल दो, फिर फॉर्मूला नंबर 1 से एन निकाल दो, और या फिर वो सीधा भी कर सकते हैं। खैर जो भी हो, क्वेश्चन जब आएगा सामने तो आप कर लेंगे, ऐसे मुझे ऐसा ऐसा मुझे विश्वास है। अब मैं आपको इसके जो एग्जाम के क्वेश्चन आए उसके बारे में बात करता हूँ। ये पेज नंबर 63 होगा, ये पेज नंबर 64 होगा। देखिए इतना मैंने आपको समझाया, इतना ज्यादा मैंने आपको समझाया, अब मुझे समझाना कुछ भी नहीं, केवल आपको बताना एग्जाम में क्या आया है। आपको सब उत्तर मिल गए मेरे नोट्स के अंदर। पहला, ये 2021 के पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एमसीक्यू नहीं होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो है ये कि रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे,
और आप जानते हैं कि लेटरल और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो होता है पॉइजन रेशियो, यानी कि 1/m। इसका आंसर आएगा पास 1/5। बस उसमें 1/1 लिखा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा पॉइजन रेशियो, या आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है, 2015 में आया हुआ है। अच्छा, मेरी पीडीएफ भी अगर पेज में देखें आप तो कहाँ मिलेगा ये भी आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको पीडीएफ ढूंढनी होती है ना। तो ये जो है पहला दूसरा, ये पीडीएफ के अंदर पेज नंबर 2 पर मिलेगा आपको। ये मैंने जो बीटीआर के एग्जाम क्वेश्चन है ना उसकी पीडीएफ बना रखी है, उसमें पेज नंबर 2 पर मिलेगा ये। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू पेज नंबर 2। और ये जो है पहले का दूसरा 2015, पहले का दूसरा 2015, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 पर मिलेगा आपको ये। तो दो ही क्वेश्चन थ्योरी के पूछे गए हैं अब तक जो मेरे रिकॉर्ड में है, और ये मैंने आपको पेज नंबर दे दिया, पीडीएफ देख के उसको लैंग्वेज पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आपकी हो। अब इन्हें भी करें, इन्हें भी, मैं जब भी कहता हूँ ना इन्हें भी करो आप, इसका मतलब मैंने जो आपको पीडीएफ दे रखी है अपनी बुक की, हैंड रिटन जो थी बुक मेरी, हैंड रिटन जिसे कहते हैं अपन पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट, उसकी चैप्टर वाइज पीडीएफ मैंने बना के डाल रखी है अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। क्वेश्चन बैंक बीटीआर के उसकी भी पीडीएफ है, और एक जो न्यूमेरिकल से अनसॉल्व मेरी बुक के उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी है, 3 पीडीएफ है। उन पीडीएफ की मदद से आप इन सब को देखें और सॉल्व करें। तो मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चंस और इसमें तैयार कर रखे हैं। पहला देखिएगा, जो मेरी बुक की पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 42 देखें। अच्छा, कई बार क्या है कि पेज नंबर मैंने 2 बार लगा दिए, तो पेज 42 का या बुक के हिसाब से टू टू यानी चैप्टर 2 उसका 82वां पेज, तो आपको 2.82 पेज नंबर दिख सकता है, ये पेज 42 का। तो उस पे क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हमारे जो एक्सरसाइज है ना बुक की, हमारे प्रश्नावली, उसका क्वेश्चन नंबर 33 है बुक की पीडीएफ में। और ये क्वेश्चन आपके बीटीआर एग्जाम में भी आया हुआ 2 बार, 2001 में और 1996 में। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लेटरल स्ट्रैंड, रेखिक और पार्श्व विकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको मैं आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, ये बुक की जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 43 पर है, या 2.83 कह सकते हैं। उसमें हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 क्वेश्चन। अच्छी 1994 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, पार्श्विक विकृति और रेखीय विकृति में संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेटरल एंड लीनियर स्ट्रेन, और उनकी नेचर के बारे में पूछा गया है। सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं। तीसरा, ये बुक की पीडीएफ में पेज नंबर 43 या 2.83, इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है, और ये 2015 के पेपर में भी आ चुका है, एग्जाम के अंदर 2015 में आ चुका, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये वही तो है, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेम वही है ये, पहले का दूसरा 2015 है, ये तो क्वेश्चन नहीं वाला। खैर वही ये म्यू है या 1/, एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये यहाँ भी लिख दिया था मैंने, यहाँ भी लिख दिया। एनी हाउ, पूछा गया आपसे पास अनुपात क्या होता है। अगला, ये बुक की जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 43 या 2.83, इसमें क्वेश्चन नंबर 43, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें ये लिखा है कि ई और एन के बीच का रिलेशन लिखिए। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, कहाँ दिक्कत है। फिर आपके ये बुक की जो पीडीएफ है इसके पेज नंबर 43 यानी कि 2.83, यहाँ पे क्वेश्चन 44 है, ई और के बीच का रिलेशन लिखिए, इज इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 है। ये बुक की पीडीएफ के अंदर पेज नंबर 43 है। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है वैसे, मेरे ख्याल ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। मैं कैसे इसको भूल गया और लिखना एग्जाम का, एक सेकंड में देख लेता हूँ पेज नंबर कौन सा है। 83 बुक की पीडीएफ में पेज नंबर 83। एक मिनट, और ये कहा मैंने इसको
2.83 पेज नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, पेज 43, 2.83। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है क्वेश्चन 44, ये 2010 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है 2010 में, 2010 के पेपर में आया हुआ। मैं आपको पहले वहां लिखना चूक गया था। ये देखिएगा, मैंने कहा आपको क्वेश्चन नंबर 44, ये देखिएगा, मैंने तो आपको बुक की पीडीएफ दी ना, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 44 है। ई और के में संबंध लिखिए, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन ई एंड के, और ये 2010 में आया हुआ है। और ये पेज नंबर देखिए, मैं कहता हूँ बार बार आपको 43 और साथ साथ देखो ये 2.83 लिखा ना, कि पेज नंबर 43 और 2.83 एक ही बात है। ये वही पीडीएफ है जो मैंने भेज दिया, वो एक्चुअली इसी की पीडीएफ बना के मैंने भेज दिया लोगों को, तो हो जाएगा। लास्ट में बुक की पीडीएफ में ही पेज नंबर 43 यानी कि 2.83 पर क्वेश्चन नंबर 45 है। ये कहा है कि ई एन और के का रिलेशन लिखिए, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन ई एन एंड के, तो ई इज इक्वल टू 9 एन के अपॉन एन प्लस 3 के। अब यहाँ मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लेके आया, क्योंकि एग्जाम आया नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए मैं कर रहा हूँ। देखिएगा, एक मैंने अपनी ओर से एग्जाम्पल चुना है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, कि अगर यंग्स मॉडुलस 1 × 10⁵, ये हमेशा कोई जरूरी नहीं कि 2 × 10⁵ हो, किसी और तांबे कॉपर या पीतल के लिए 1 × 10⁵ भी होता है। अगर यंग्स मॉडुलस 1 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर हो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0.4 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर हो, तो बल्क मॉडुलस के निकालिए। अब मैं इस क्वेश्चन को देखिए दो प्रकार से करता हूँ। एक तो मैं ई और एन के सूत्र से 1/m निकालता हूँ, उसके बाद में, और एक में डायरेक्ट ई एन के वाले सूत्र से, दोनों से कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। देखिएगा, E इज इक्वल टू 2n × 1 + 1/m होता है, बिल्कुल होता है। E कितना है, 1 × 10⁵, n कितना है, 0.4 × 10⁵, और 1 + 1/m, तो 10⁵ कट गया, तो ये 1 + 1/m जो है कितना आ गया, 1 अपॉन ये 0.4 × 0.8 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1/m आपको एक में 0.8 का भाग देना है, 1/0.8 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके कितना, आप देखिएगा, ये आया है आपके 1.25, 1.25। अब आपका 1/m निकल जाएगा, तो 1.25 1 घटा दो, तो ये 0.25 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, के को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला है ना, E = 3k × 1 - 2/m काम में लेते हैं, इससे आपको के मिल जाएगा। कैसे, देखिएगा, E की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁵, 3k, 1 - 2/m। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे हमने निकाला 1/m 0.25, यहाँ बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, ये 2 करके m की जगह पे ये 0.25 लिख देते हैं। ये ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक, ऐसा ना करें। 0.25 m नहीं है, ये 0.25 1/m है, और ये 2/m मतलब 2 × 1/m, और 1/m की वैल्यू 0.25 है, ऐसे। इट मीन्स 10⁵ इज इक्वल टू 3k × 1 - 0.25 × 2 करेंगे तो 0.50 आएगा।
इट मीन्स अब 1 में से 0.50 घटाओ, 1 में से 0.50 घटाओ तो 0.50 आएगा इंटू 3k इज इक्वल टू 10 की पावर 5। अब 0.50 को गुणा करेंगे 3 से तो 1.50 आएगा इंटू k इज इक्वल टू 10 की पावर 5। नाउ फाइनली k निकालना है तो 1.5 से भाग लगा देंगे तो देखिएगा 1/1.5 इज इक्वल टू 1/1.5 इज इक्वल टू 0.6666 आ रहा है जी, तो 0.6666 के मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और ये यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान तरीका है। और एक वो है फॉर्मूला यूज करके, कैसे E इज इक्वल टू 9nk/n+3k होता है ना फॉर्मूला, उससे अब आपको k निकालना है। ये कैसे निकालेंगे देखिए आप, k निकालने के लिए क्या करें, पहले करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको E/1 कह सकते हैं। तो 9nk इंटू 1 करो तो 9nk, फिर E को इससे गुणा करेंगे तो E इंटू n, फिर 3k वाला तो प्लस E इंटू 3k यानी कि 3ek। मुझे k निकालना है तो 9nk, ये k वाला फैक्टर लेके आएंगे -3ek इज इक्वल टू En। अब k कॉमन ले लूं तो 9n -3e इज इक्वल टू En। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू n क्या था हमारा, n था 0.4 इंटू 10 की पावर 5, 0.4 इंटू 10 की पावर 5। e क्या था 3 इंटू ई 1 इंटू 10 की पावर 5 बराबर e इंटू n। ई है 1 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर 5। अब आप देखेंगे कि k तो ये है, 10 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा तो ये 9 इंटू 0.4 होता है, 9 तो 36, 3.6 माइनस हो गया ये 3। यहाँ 0.4 को 1 से गुणा करेंगे 0.4 ही आएगा इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। अब ये 10 की पावर 5 कट जाएगा, ये k इंटू 3.6 में से 3 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 की पावर 5। और फाइनली जब k निकालेंगे तो 0.4 को 0.6 से भाग लगाएंगे, 0.4 को भाग लगाएंगे 0.6 से यानी कि 4/6 ही होगा ना, और 4/6 का मतलब 2/3 ही हुआ तो वो फिर 0.6666 ही आएगा इंटू 10 की पावर 5। मेरे ख्याल से आप मेरा मंतव्य गंतव्य सब समझ गए होंगे मैं क्या चाह रहा हूँ। आपने नोट किया, अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो ये थोड़ा मामला टिपिकल है सॉल्व करना, जबकि उससे बड़ा आसान है। ई और एन का फॉर्मूला लगा के 1/m निकाल दिया और ये 1/m की वैल्यू इसमें पुट कर दिया और आंसर आ गया। जब इसके अंदर काफी माथापच्ची करनी पड़ती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, एग्जाम में आप कैसे करेंगे सब कुछ आप पे निर्भर है। तो मैंने बहुत अच्छा अपने ये ओर से प्रयास करने का काम किया है आप लोगों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के बारे में पूरा समझाया मैंने, हर तरह से हर प्रकार से कोई चीज छोड़ी नहीं है, हर पॉइंट को क्लियर किया है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आए हुए हैं, क्या क्या आ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने आखिर में कराया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कम से कम 3 नंबर में आ ही सकता है, आने को 8 नंबर में आ जाए, कोई पता नहीं पड़ता बीटीआर का। कई बार ये क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है 8 नंबर दे दे, ई दे दिया एन दे दिया के निकालो, कुछ कोई भी चीज सम पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा संभावना 3 मार्क्स में आने की है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे
It is all over about this video. Thank you.